नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप आरओ की तैयारी के साथ साथ रेलवे की, यूपी पुलिस की, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे जो आपकी क्लास चल रही है वो आपकी साइंस की क्लास चल रही है। और इस साइंस की क्लासेस में मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इस बायोलॉजी में मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। यानी यहाँ पे मैं आपके प्रैक्टिस कराता हूँ जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके चलता हूँ जो वास्तव में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि साइंस की क्लासेस में मैंने आपकी फिजिक्स कंप्लीट करा दी है। आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप यहाँ हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासेस को देख सकते हो, क्योंकि मैंने वहाँ भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज चलाई थी और वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी जो आपकी चल रही है इसमें आपका जो एक नया टॉपिक है, कल हमने जेनेटिक्स के बारे में समझा था और जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी और मुझे लगता है समझ में भी आया था। और उससे रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे, एनालिसिस किया था और यहाँ पर किस कंसेप्ट को समझना है, किस कंसेप्ट के थ्रू उसको लेके चलना है, हमने वो भी यहाँ पे समझा था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में हैं, एक नया टॉपिक जो कि आपका है टैक्सोनॉमी, जिसे हम कहते हैं वर्ग की या फिर वर्ग की विज्ञान। आज हम उसको समझने वाले हैं और ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से यानी टैक्सोनॉमी के बाद ही जब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, चाहे वो स्टडीज लाइव गीता है, एएसपी एमएलपी, सभी का यहाँ पे स्वागत है। मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आने के बाद में पहले ही जो आपके साथी वास्तव में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप ये सीरीज या फिर यहाँ की लिंक उनको सेंड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उनके पास में लिंक पहुंचेगी और वो भी इस क्लास से जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद में वो भी हमारे साथ में तैयारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में जब हम पढ़ने बैठ जाते हैं तो पढ़ने के टाइम पे क्लास शेयर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूं कि जो साथी मेरे साथ में अभी जुड़ रहे हैं तो जुड़ते ही अपने साथियों को व्हाट्सएप पे या फिर कहीं से भी आप इनवाइट, जहां पे भी आपके व्हाट्सएप से या सोशल मीडिया पे हैं तो उन साथियों को यहां से आप इनवाइट कर सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको टैक्सोनॉमी पढ़ाने वाला हूं। इस टैक्सोनॉमी से रिलेटेड मैं पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। यानी हम मोटिवेशन की बात करते हैं। आज का मोटिवेशन है कि जब इंसान खुद पर विश्वास रखता है, जब इंसान, यानी कहते हैं ना कि हमें खुद पर सबसे पहले बिलीव होना चाहिए, खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए, सपनों को हकीकत में बदलने में देर नहीं लगती। अगर आपका ट्रस्ट जो है, आपका बिलीव जो है वो आपका अपने ऊपर है तो आपके जो सपने हैं आप उनको पूरा कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि कई लोग आते हैं हमारी क्लास में और क्लासेस में कहते हैं सर बायोलॉजी हमें समझ में नहीं आती है। वो उनको समझ में नहीं आती है, ये बात ठीक है, लेकिन उनका विश्वास भी तो होना चाहिए कि मैं इस क्लास से उस बायोलॉजी सब्जेक्ट को, जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं यहाँ से समझ सकता हूँ और जो कंपटीशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ उस कंपटीशन को फाइट कर सकता हूँ। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी मैथ्स बैकग्राउंड है और मैं आपको यहाँ पे साइंस क्लासेस देता हूँ। साइंस के अलावा मैं जीएस पढ़ाता हूँ और इस साइंस में मैं आपको बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैंने अपने ऊपर विश्वास किया, अपने ऊपर ट्रस्ट किया और अपने ऊपर ट्रस्ट करने के बाद में मैंने उन सब्जेक्ट को भी सीखा, उन सब्जेक्ट को भी पढ़ा, उन सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से उनकी बारीकी को समझा और यहाँ पे फिर मैं उस सब्जेक्ट को आपके सामने प्रेजेंट भी कर पा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये मेरा अपने ऊपर विश्वास है। तो आपको भी अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि हम भी विश्वास करें अपने ऊपर, जिसके बाद में क्या होगा, जिसके बाद में आपके जो सपने हैं जो आपसे दूर दिखते हैं उन सपनों को आप पाने की कोशिश कर सकते हैं, उनको पा भी सकते हैं। इसी से आपकी सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आपका क्या है, हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी। पप्पूराम मीणा, गुड इवनिंग भाई को पप्पूराम मीणा। तो अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी की मैं बात करूं तो जो आपने, हाँ सर, स्टडीज लाइव आ सकते हो यहाँ पे और सबका स्वागत है, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पे वर्गीकी की बात करूँ, टैक्सोनॉमी की बात करूँ। टैक्सोनॉमी एक वर्ड है आपका साइंस में, लेकिन वास्तव में इस टैक्सोनॉमी का मतलब आपसे पूछा जाए तो उसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्या मतलब होता है, क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन का मतलब ही आपका क्या है, वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण क्या है आपसे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे वर्गीकरण का मतलब है किसी भी चीज़ों को, यानी हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अब इन बहुत सारी चीज़ों को क्या करना, उनके आधार पर, यानी कोई एक बेस लेंगे, उस बेस के आधार पर क्या करेंगे, हम उन्हें बांट देंगे। तो यहाँ पे क्या है, वर्गीकी का मतलब है कि उनको पार्ट्स में डिवाइड करना या उनको क्या करना,
उनकी स्पीसीज के आधार पर या या कह सकते हैं कि खाने के आधार पर या फिर सेल्स के आधार पर बांट देना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है कि क्लासिफिकेशन में आती हैं, यानी जो हमारे पास में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन मौजूद चीज़ों का स्टडी करना और स्टडी करने के बाद में उन चीज़ों पर बांट देना, ये हमारा क्या है, ये क्लासिफिकेशन होता है यानी वर्गीकरण होता है। अर्पिता पांडे, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए बात करते हैं आज की फिर टैक्सोनॉमी में। तो टैक्सोनॉमी आपका एक साइंटिफिक वर्ड है, लेकिन वास्तव में वर्ड है क्या, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, यानी उनको बांटना। अब यहाँ पे बांटना किसे है भाई, किसे बांट रहा है, हम बांटने की बात कर रहे हैं लेकिन किसे बांटेंगे। तो जब यहाँ पे बांटने की बात आती है तो बांटना किसे है, तो वो चीज़ों को आपको यहाँ पे समझना है कि आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है, जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पहली बार में जब हमने देखा कि कुछ चीज़ें यहाँ पे मूव करती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मूव नहीं कर रही हैं, तो मैंने दोनों चीज़ों को समझा। इसको समझने वाले कौन थे, सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया था, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करूं तो वो किसने दिया, वो थे आपके अरस्तु, जिन्हें अरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण जिसे कहते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, वो किसने दिया, वो अरस्तु ने दिया। ठीक है, ये अरस्तु जो हैं, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अब जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट का भी कोई ना कोई जनक होता है, यानी जिसने सब्जेक्ट को समझा है, जिसने स्टडी की और उसके बाद में क्या किया, उसके बारे में चीज़ों को हमें समझाने की कोशिश की, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम फादर कहते हैं। और ये जो फादर हैं ये किसके फादर हैं, ये बायोलॉजी के फादर हैं, जिस सब्जेक्ट को हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे बात आती है, ठीक है इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया और साइंटिफिक वर्गीकरण यानी पहला क्लासिफिकेशन किया, लेकिन किया किसका, तो ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो इन्होंने चीज़ों को देखा, यानी हम पे बायोलॉजी की बात करें और बायोलॉजी में क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों में इन्होंने देखा कि यहाँ पे मैं इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। भाई दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया, तो दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया कि एक है आपके पास में प्लांट यानी पौधे, एक है आपके पास में कौन, एक है आपके पास में एनिमल। तो यहाँ पे इन्होंने दो पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया। तो ये था इनका पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। तो प्लांट को इन्होंने किस आधार पर बांटा, भाई इन्होंने देखा कि ये मूव नहीं कर रहे, जो मूव नहीं करता है वो क्या है, वो प्लांट है, लेकिन जो मूव कर पा रहा है उसे भी क्या बोला, उसे बोला आपका एनिमल। ठीक है, जो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसे हमने एनिमल बोल दिया, और जो मूव नहीं कर रहा है उसे क्या बोल दिया, उसे बोल दिया प्लांट। ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल अर्पिता पांडे, बायोलॉजी के फादर हैं अरस्तु, ESPLP डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं है। रूबी गौतम जय हिंद। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन निका हो गया। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने एनिमल को भी बांट दिया। एनिमल को किस तरीके से बांटा, तो एनिमल को बांटा अनाइमा के नाम से और इनाइमा के नाम से। अनाइमा वो हैं जिनके पास में आरबीसी नहीं होता, यानी आरबीसी नहीं होने का मतलब उनका ब्लड लाल नहीं होगा। इनाइमा वो हैं जिनके पास में ब्लड तो है लेकिन ब्लड लाल नहीं है, तो उस पार्ट में इन्होंने उसको बांटा। ये बात मैंने आपको नॉर्मली बता दी, ये आपका क्या है, इसका थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो आगे। ये तो वैज्ञानिक यानी पहली बार किसी ने बांट दिया। अब इनके बाद में भी कोई आए, कौन आए, इनके बाद में आते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन लेने वाले, यानी इसको वास्तव में एक तरीके से क्लासिफाई किया किसने, उसे कहते हैं हम टू किंगडम, यानी दो जगत। किंगडम का मतलब है जगत, यानी पूरे जगत का क्लासिफिकेशन इन्होंने किया दो पार्ट में, तो वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी कहलाती है। चलो बांटा, अभी किसने किया, साइंटिफिक किसने किया, वो साइंटिफिक आपका अरस्तु है, लेकिन सबसे पहला क्लासिफिकेशन यानी टू किंगडम थ्योरी देने वाले कौन थे, वो हाँ जी मूव नहीं करना प्लांट है, बिल्कुल ये इन्होंने बताया। ठीक है, किसने, अरस्तु ने उस तरीके से बांट दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो ये भी क्या है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वो दो पार्ट कौन से हैं, वही जो हम अभी पढ़ रहे थे, एक था आपका प्लांट और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका एनिमल। ठीक है,
इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, इन्होंने इस चीज़ों को समझा। कैसे समझा? कि इन्होंने इन चीज़ों को समझा, यानी इसके बाद में कहते हैं ना साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, उसके बाद लड़ी लग गई सबका कि भाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, फिर और कोई आया उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया, उसके बाद आए भाई 3 नहीं 4 होते हैं तो चौथा कर दिया, फिर उसके बाद में 5वां भी बता दिया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले कौन थे, उनका नाम आपको याद रखना है। अरस्तु तो आपको पता ही है, लेकिन इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, उनका नाम है कार्लस, क्या नाम है उनका बताओ। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? इनका नाम है कैरोलस लीनियस। ठीक है, क्या नाम है इनका? कैरोलस लीनियस। टोटल कितना है सर? टोटल की बात ना है, यहाँ पे 5 किंगडम थ्योरी तक हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके आगे भी 6 किंगडम थ्योरी भी आती है, यानी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आता है। तो यहाँ पे मैं बात करते हैं यहाँ पे कार्लस लीनियस की। इनके द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। एक बुक लिखी गई जिसका नाम क्या? सिस्टमा नेचुरी, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टमा नेचुरी किसकी बुक है। क्या पूछा जाता है? कि सिस्टमा नेचुरी नाम की एक बुक है, ये किसकी बुक है? तो आपको याद रखनी है ये बुक किसकी है। ये बुक है आपकी कार्लस लीनियस की या कैरोलस लीनियस की। इन्हें इसी वजह से, यानी किंगडम क्लासिफिकेशन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने पहली बार दिया था, जिसके बाद में इन्हें क्या बोला गया? इन्हें बोला गया फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बोला गया इन्हें? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके फादर अगर आपसे पूछे जाए तो वो कौन है? वो कैरोलस लीनियस हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों बनते हैं? तो इंपॉर्टेंट इस वजह से बनते हैं कि इन्होंने ही एक तरीके से कहते हैं ना, साइंटिफिक तो उन्होंने दिया, लेकिन हम उनको पहचानने के बाद करें क्या? तो जीवों की पहचान की इन्होंने। ठीक है, मान लिया भाई पहचान कर ली। अब पहचान करने के बाद में उनका नाम देना, और नाम कैसा देना? एक साइंटिफिक नाम देना। कैसा? कि मान लो किसी जगह पे हम आम को आम कहते हैं, कहीं पे और कुछ कहा जाता है, या फिर मैं कहूं कि यहाँ पे कोई भी पार्ट ले लो, किसी भी जानवर का नाम ले लो, तो उस जानवर का नाम यहाँ पे कुछ है, कहीं और पे कुछ कहते हैं। जैसे हम शेर कहते हैं, कहीं पे लाइन कहते हैं, इंग्लिश में लाइन कहते हैं, किसको अपनी लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं। लेकिन एक साइंटिफिक नाम दिया इन्होंने, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे हम कहते हैं नामकरण, द्विनाम पद्धति। तो आपसे पूछा जाए कि भाई द्विनाम पद्धति किसने दी? तो द्विनाम पद्धति, जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, द्विनाम नामकरण भी वो किसने दिया? वो कैरोलस ने दिया। कैसे दिया भाई? इनका मतलब था कि एक ऐसा नाम होना चाहिए जो क्या हो, जो आपका दो नाम पद्धति का मतलब ऐसा नाम जो हर जगह सेम रहे, यानी जिस भी जीव का नाम, जिस भी जीव की पहचान हो जाएगी उस जीव का नाम रखा जाएगा और वो हर जगह सेम रहेगा। अब वो सेम कैसे रहेगा? वो सेम इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। कैसे आती है? कि मान लीजिए आपका मैं एड्रेस पूछूं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लीनियस कहा जाता है, बिल्कुल, अर्पिता पांडे, बुक सिस्टम नेचुरी है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ साइंटिफिक नेम की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, द्विनाम नामकरण की बात करते हैं, पद्धति की बात करते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हो, क्या बताओगे? अगर आपने ये कह दिया कि सर मैं भारत में रहता हूँ, बताओ क्या कोई आपको ढूंढ सकता है? नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि भारत क्या छोटी जगह है? नहीं है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने क्या बोला कि स्पीसीज को यहाँ पे समझना, स्टार्ट करना, किसी भी स्पीसीज को जानना है, यानी किसी भी जीव की पहचान करना है। वो कैसे करी जाएगी? अगर मैंने बोला एड्रेस पूछा है तो भारत बोलोगे, नहीं पता कर पाओगे। लेकिन अगर मैंने बोला कि भारत में उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो क्या पहचान कर लोगे? तब भी क्या ढूंढ लोगे? नहीं ढूंढ पाओगे। तब यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि यार भाई उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है। अब मैं मान लो मैं अपनी बात बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद से रहता हूँ, यानी मैं फिरोजाबाद में रह रहा हूँ, तो भी क्या कोई ढूंढ लेगा? क्या फिरोजाबाद छोटी जगह है? नहीं। तो यहाँ पर फिरोजाबाद के अलावा अब मैं अपना रोड बताऊंगा कि मैंने कहा कि मैं इस रोड पे रहता हूँ, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर रोड का नाम होगा, तो मैंने रोड का नाम ले दिया। फिर तो रोड के नाम के बाद में आपके मोहल्ले का नाम होगा, और मोहल्ले के नाम के बाद में आपसे गली का नाम होगा कि गली नंबर कौन सी है, पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है, और उसमें भी आपका हाउस नंबर होगा। तब जाके आपके पास में कोई भी चीज, आपका एड्रेस पूरा होगा। ठीक है, यानी आप अगर पोस्ट ऑफिस में जब भी आप किसी भी चीज को लेके जाते हो
पोस्ट ऑफिस में, तो वहां पे एड्रेस लिखते हो, तो एड्रेस में आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, आपका आप कहाँ रहते हो, यानी रहना, यानी हाउस नंबर। हाउस नंबर के बाद में जिस मोहल्ले में रहते हो वो, उसके बाद उसकी गली, और फिर उसका रोड, और रोड के बाद वो जिला जिस जगह पे आप रह रहे हो, और ये जिला है कहाँ पर, किस स्टेट का है, उसका नाम लिखते हो। बाकी इंडिया तो है ही। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ये बांटा कैसे गया है, यानी द्विनाम पद्धति के बाद में, यानी एक उस स्पीसीज की पहचान करने के बाद में तब हम नाम रखेंगे। तो वो पहचान करने के लिए मेरे पास में क्या क्या चीज आई, तो सबसे पहला जो मैंने बताया कि हम कहाँ रहते हैं, वो किंगडम, यानी वो किंगडम जिसे हम कहते हैं जगत। तो सबसे बड़ा कौन, यानी पूरी स्पीसीज को इकट्ठा करना, तो वो हो गया आपका जगत। और इस जगत को मैंने बांटा किस में, फाइलम में। अब ये फाइलम क्या होता है, तो फाइलम होता है वो संघ, जैसे आपने सुना होगा कॉर्डेटा, सुना है, कॉर्डेटा, मोनेरा, कॉर्डेटा, ये सारी क्या है, ये संघ हैं। इसके बाद में आती है इसकी क्लास, यानी वर्ग, उस कौन से वर्ग में है। अब इस वर्ग के बाद में यहां पे हम रखेंगे किस ऑर्डर में है, किस ऑर्डर में है। अब ऑर्डर के बाद में पूछा जाए कि इसकी फैमिली क्या है, इसका कुल क्या है, तो फैमिली भी आ गई, चलो यहां पे फैमिली भी आ गई। अब फैमिली के बाद में क्या होगा, तो फैमिली के बाद में उसके वंश की पहचान की जाएगी, तो वंश को हम कहते हैं जीनस। ठीक है, अब इस जीनस के बाद में उसकी स्पीसीज की पहचान की जाएगी। तो यहां पे आपसे पूछा जाए कि यहां पे जब हमारे पास में इस स्पीसीज की पहचान हो गई, तो यहाँ पे जाति की पहचान होगी, वो जाति नहीं जो हम लोगों के यहाँ पे अलग है, वो स्पीसीज की बात है। तो स्पीसीज की पहचान हो गई, तब यहाँ पे हम क्या देंगे, उसका नाम देंगे। और नाम देने के बाद, यानी वो नाम है आपका क्या कहलाएगा, उसी को हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है, द्विनाम पद्धति है, जहां पर आपके दो नाम रखे जाते हैं। एक नाम जैसे मैंने बोला आपका मान लो मानव है, यानी ह्यूमन की बात करता हूं, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे भाई, होमो बोलते हैं। एक तो हो गया होमो, इसके अलावा एक होता है आपका सेपियंस। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, मानव का होमो, जो आपका साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सेपियंस है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो नाम रखा है ना, वो आप कहीं पर भी चले जाओ, यानी किसी भी जगह पर आप स्टडी करोगे, आपने अगर होमो सेपियंस पढ़ा है तो इसका मतलब है आप ह्यूमन की बात कर रहे हो। इसमें होमो क्या है, इसमें होमो है आपका जीनस। ठीक है, होमो क्या है, वंश है, और स्पीसीज क्या है, वो है सेपियंस। तो यहां पे आपकी स्पीसीज पूछी जाएगी तो वो क्या है, वो सेपियंस है, और आपका जीनस पूछा जाएगा वो क्या है, होमो है। तो यहां पे इस तरीके से नामकरण हुआ। ठीक है, किस तरीके से नामकरण हुआ वो मैंने आपको बता दिया। फिर 10-10 गुड इवनिंग अर्पिता पांडे, हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे यह क्या है, डिवाइडेशन है, पहले किंगडम, उसके बाद में फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, वंश, उसके बाद में स्पीसीज। तो सबसे बड़ा इकाई कौन सा है आपसे पूछा जाए, तो सबसे बड़ा तो किंगडम है, जिसके अंदर सब आ रहे हैं। और सबसे छोटा कौन है, वो स्पीसीज है, जिसके अंदर केवल वो उसके बारे में बात हो रही है जो वास्तव में मानव की हो, चाहे वो आम की हो। आम का मैंने बोला मैंगो, मैंगो क्या है, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीसीज है। ठीक है, अब जैसे हमने कल पढ़ा था भाई, मेंडल के नियम पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने मटर के बारे में बात की थी। मटर के बारे में मैंने बताया था उसका साइंटिफिक नेम, यानी जिस मटर पर उन्होंने प्रयोग किया था या फिर जिस मटर पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसे पाइसम सटाइवम कह रहे थे। तो पाइसम क्या है, उसकी जीनस, उसका वंश, उस मटर का वंश। और सेपी यहाँ पे सटाइवम क्या है, वो उसकी जाति है, उसकी स्पीसीज है। इतनी बात समझ में आई, हाँ जी। आया इतना समझ। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे हैं वो यहां पर कैरोलस लीनियस है। इनसी वजह से इन्हें क्या बोला गया, यानी इन्होंने तरीके बताए, साइंटिफिक नेम बताया, इन्होंने एक बुक लिखी, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा गया, और फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी यहां पे नाम रखने वाले भी यही थे। आया समझ, आया समझ। क्यों मैंने इतना बताया, इसलिए बताया, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो आगे आती है आपकी थ्री किंगडम। ठीक है, इसके बाद आती है आपके थ्री के बाद में फोर किंगडम। इसके बाद आता है आपका फाइव किंगडम। थ्री किंगडम की जब मैं बात करूंगा तो थ्री किंगडम देने वाले कौन थे, वो थे आपके अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था उनका, अर्नेस्ट हैकल।
ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए फोर किंगडम किसने दिया, तो फोर किंगडम को देने वाले वो थे कोपलैंड। क्या नाम है उनका? कोपलैंड। ये नाम पूछे जाते हैं कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, फाइव किंगडम किसने दिया, थ्री किंगडम किसने दिया, सेकंड किंगडम किसने दिया। तो यहां पे नाम याद रख लेना कि ये थे आपके R.H. विटेकर। ठीक है, ये तो हो गया आपके क्लासिफिकेशन। अब भाई क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हुआ कैसे है, तो यहां पे चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो थ्री किंगडम की बात करूं तो जैसे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था भाई? एनिमल और प्लांट। हमने क्या पढ़ा? एनिमल और प्लांट पढ़ा। सेकंड किंगडम में यही तो था। थ्री किंगडम में इन्होंने क्या ऐसा जोड़ दिया भाई? इन्होंने ऐसा क्या जोड़ दिया जो इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया? तो इन्होंने क्या जोड़ दिया? तो एक तो आपका एनिमल था ही भाई, एनिमल के अलावा प्लांट भी था। और क्या जोड़ दिया भाई इन्होंने ऐसा कि जिसकी वजह से ये थ्री किंगडम बोलने लग गए? तो यहां पे इन्होंने एक और जोड़ा जिसका नाम था प्रोटिस्टा। क्या जोड़ा इन्होंने? प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये प्रोटिस्टा यहां पे जो जोड़ा है, ये इसकी मतलब है कि यूनिसेलुलर इसके अंदर रखे गए। इन्होंने क्या रखा? यूनिसेलुलर इसके अंदर रखे। तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन आते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंदर मतलब है कि यूनिसेलुलर जो होते हैं वो इसके अंदर रखे गए। ठीक है, अब आते हैं, चलो इसकी बात करते हैं। चलो भाई दूसरा क्या कहता है, यहां पे कोपलैंड आते हैं। कोपलैंड ने क्या कर दिया? तो कोपलैंड ने यहां पे क्या कर दिया? एक और चीज जोड़ दी होगी ना, भाई थ्री था, अब थ्री को फोर बना रहे हैं तो क्या होगा? एक ही तो ऐड करना पड़ेगा। अब उस एक कौन है? वो एक ही तो पूछा जा रहा है। तो मान लो एनिमल तो रहेगा ही। ठीक है भाई, एनिमल रखा इन्होंने, प्लांट भी रखा, प्लांट के अलावा इन्होंने प्रोटिस्टा भी रखा। ठीक है, पहले में यानी सेकंड किंगडम में क्या था? एनिमल था, प्लांट था। थ्री किंगडम में क्या था? एनिमल, प्लांट और प्रोटिस्टा। फोर किंगडम में क्या होगा? एनिमल, प्लांट और प्रोटिस्टा। ये तो तीन होंगे, लेकिन चौथा कौन सा था? तो वो था आपका मोनेरा। इन्होंने किसको जोड़ दिया? इन्होंने मोनेरा को जोड़ दिया। यानी थ्री किंगडम में एक और चीज जोड़ी गई जिसे कहते हैं मोनेरा। अब यहां पे क्यों जोड़ा गया? क्योंकि यूनिसेलुलर जो होता है, यूनिसेलुलर इसके अंदर रखे, यूनिसेलुलर भी यहां पे डिवाइड किए गए। एक होता है यूकेरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यहां पे यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होते हैं। चलो वो हम पढ़ेंगे जब आपके थ्योरी आएगी, उसमें देखेंगे। हाँ, फोर में कोपलैंड ने मुनेरा को रखा, बिल्कुल रूबी गौतम अर्पिता, हाँ जी मुनेरा है। मेरा नेट धोखा दे रहा भाई, ESP तो मैं पता नहीं कौन कौन धोखा देता है, छोड़ो। कभी नेट देता है, कभी कुछ और देता है। अब बात करते हैं अगले की। तो अब है आपका फाइव किंगडम, जिसे सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है। वो कौन सा है? वो आपका फाइव किंगडम है। और ये इंपॉर्टेंट भी बनता है। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल अगर कोई है, यानी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल का मतलब है कि जिसे वास्तव में एक्सेप्ट किया गया, वो क्या था? वो फाइव किंगडम है। और इस फाइव किंगडम में क्या क्या भाई? एनिमल तो रहेगा ही, एनिमल है, एनिमल के अलावा प्लांट भी है, प्लांट के अलावा प्रोटिस्टा भी है, प्रोटिस्टा के अलावा मुनेरा भी है। ये इन्होंने रखे। अब इन्होंने क्या एक्स्ट्रा जोड़ दिया? एक और चीज तो जोड़ी होगी। वो जीव कौन सी चीज जोड़ी थी इन्होंने? उसका नाम है फंजाई, यानी कवक। इन्होंने कवक को अलग कर दिया। तो इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया यहाँ पे फंजाई को कि ये फाइव किंगडम प्लान या क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है। यानी फंजाई जो कि यूकेरियोटिक का पार्ट तो है, यहाँ पे यूकेरियोटिक का पार्ट तो है, लेकिन ये हेट्रोटॉपिक है। ये क्या है? हेट्रोटॉपिक है। इसका मतलब पानी के अंदर। हाँ जी बिल्कुल रूबी गौतम, आई थिंक फंजाई बिल्कुल सही है, फंजाई होगा। कमल प्रसाद, हाँ जी कमला प्रसाद, गुड इवनिंग भाई। कहाँ भूले, तभी तो बता रहा कमल के नाम से कमला, तो मैं ही बोला है सबसे पहले। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि हम जब टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो टैक्सोनॉमी में हम फाइव किंगडम तक पढ़ते हैं। एक सबसे पहले आपके आए, सबसे पहले जो किया इन्होंने, जिसने बताया, वो थे आपके अरस्तु। यानी पहला वैज्ञानिक, पहला साइंटिफिक जो हुआ, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, वो आपका अरस्तु ने दिया। अरस्तु ने यहाँ पे दो पार्ट में बांटा, एक आपका प्लांट जो मूव नहीं करते हैं, दूसरा आपका एनिमल जो कि मूव करते हैं, जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया? इसके
बाद में टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसे कैरोलस लीनियस ने दिया, और कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी में बताया। यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक प्लांट होता है, एक एनिमल होता है, कोई अलग तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने और भी चीजें बताई कि यहाँ पे हम इनके नाम अलग अलग कर सकते हैं। द्विनाम नामकरण यानी द्विनाम पद्धति, नाम की रखने की पद्धति बताई कि यहाँ पे क्या क्या होता है कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज के बाद में जो चीज निकल के आती है उसका नाम जो रखा जाता है वो जीनस और स्पीसीज के नाम पे रखा जाता है। तो यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से इन्हें जाना जाता है, वो किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। इसके बाद 3 किंगडम अर्नेस्ट हैकल ने, 4 किंगडम कोपलैंड ने, 5 किंगडम आर.एच. विटेकर ने, और सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेबल है वो आपका आर.एच. विटेकर का कौन सा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन पे। ये आपका चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो पार्ट था जिसे मैं वास्तव में कहता रहा, थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसका छोटा सा पार्ट हमें पता तो होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं पीवाईक्यूज उनको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अच्छे से आती तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अगर आपके फिर तो आपके आंसर तुरंत ही आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है? कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो यहां पे हमसे पूछी है क्या? बेसिक यूनिट पूछी है। यहां पे जो क्लासिफिकेशन होता है उस क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। एक है आपका जीनस, बी है आपका ऑर्डर, सी कहता है स्पीसीज और डी कहता है यहां पे फैमिली। तो इन चारों में से आपकी बेसिक यूनिट जो बेस है, जो आधार है, जिसके बाद में कुछ और नहीं है। आधार का मतलब क्या होता है कि आधार अगर मैंने बोला कि यहां से मैं दीवार खड़ी करना स्टार्ट कर रहा हूं तो वो क्या होगा? वो बेस हो जाएगा। तो जहां से बेस स्टार्ट होगा वो क्या होगा? अर्पिता पांडे का ऑप्शन ए, कमला प्रसाद का ए, आईएसपी का बी आंसर, बाकी किसी का आंसर नहीं आया। तो मैं बता दूं यहां पे कि जब मैं यहां पे मैंने आपको शुरुआत में सबसे पहले यही चीज बताई थी कि हमने किंगडम को देखा जो सबसे ज्यादा है, इस किंगडम के बाद में फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सारी चीजें हम यहां पे नोट कर रहे थे। तो जब एक बार बताओ कि यहां पे बेस कौन हो जाएगा? बेस तो स्पीसीज होगा, स्पीसीज से ऊपर जीनस है। इस तरीके से तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको तीर किस तरीके से जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना। तो बेस कौन हुआ? बेस आपका स्पीसीज हो गया भाई। यहां पे आपका स्पीसीज होगा, जाति होगी, सबसे लास्ट जो होगा यहां से बेस स्टार्ट होता है। हाँ जी, रूबी गौतम स्पीसीज है, बिल्कुल सही है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आया समझ? मतलब बी होगा। बी का को होगा भाई? ऑर्डर है, बी तो ऑर्डर है, वंश है। सबसे लास्ट कौन आने वाला है? सबसे छोटी इकाई कौन है? तो सबसे छोटा पार्ट तो आपका स्पीसीज है। यहीं से, अरे मैंने कोशिका पढ़ाई थी, कोशिका पढ़ाई थी, सेल पढ़ाया था। तो यहां पे क्या था कि हमने इस तरीके से ही तो पढ़ा था कि भाई किसी भी मकान को बनाने के लिए हमारे पास में बेसिक यूनिट क्या होगी? ईंट होगी। ईंट से ही तो स्टार्ट करेंगे। हमने ईंट लेके आए, ईंट को बिछाना स्टार्ट किया और बहुत सारी ईंटें लगाई तो दीवार बन गई। दीवार के बाद में यहाँ पे दीवार बनी तो आपका एक रूम भी बना। जब दीवारें चारों तरफ से बनी तो रूम भी बन गया, और रूम बन जाने के बाद में इस तरीके से दो से चार रूम बने तो आपका मकान बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट वो सबसे छोटी इकाई होती है जहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहां से स्टार्ट किया, कहां से? स्पीसीज से स्टार्ट किया है। तो बेसिक यूनिट कौन सी होगी? स्पीसीज होगी। चलिए आगे बढ़ें, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर, कौन सा पार्ट कुल यानी फैमिली और जाति यानी स्पीसीज, फैमिली और स्पीसीज के बीच में आता है? तो ऐसा कौन सा है जो फैमिली और स्पीसीज के बीच में आता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑर्डर, फाइलम, जीनस, क्लास। हाँ, पहले का सी है अर्पिता, बिल्कुल सही है। एएसपी हमसे मजे ले रही हो भाई, तुम मजे दिला क्यों रहे हो? यहां पे बताओ, इसके बताओ कि यहां पे जब बात की जा रही है कि आपका फैमिली और स्पीसीज के बीच में कौन आता है, अगर आपको पता होगा तो तुरंत मैं क्यों हटूं सामने से? मुझे पता है सामने तो आंसर है। कमल प्रसाद, सामने से अगर हट जाऊंगा तो सामने आंसर दिख जाएगा, बाकी आपका पीछे यहाँ पे भाई कहते हैं ना साइड हटिए, तो साइड तो आपके लिए यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे होंगे और मैं जिस जगह खड़ा हूं ना उस जगह पर आपके आंसर हैं।
नहीं पता, भूल गए, अभी बताया था। किंगडम, किंगडम के बाद में फाइलम, फाइलम के बाद में क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस, और जीनस के बाद में स्पीसीज। तो इसका मतलब फैमिली को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, फैमिली को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बताओ, फैमिली को बोल रहे हैं कुल, ठीक है। जीनस को बोलेंगे वंश, यानी किसी कुल का वंश, और वंश के बाद में जो आती है स्पीसीज वो होती है आपकी जाति। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा जीनस यानी वंश। तो यहाँ पे भी आपको दिख गया होगा जीनस, स्पीसीज और फैमिली के बीच में जीनस है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे मैं फिर सामने खड़ा हूं, अब यहां पे क्या बताना है, इनका क्रम बताना है। और क्रम कैसे बताना है, तो ये याद रखना कि क्रम बताना है अवरोही क्रम में। और अवरोही क्रम जिसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और उस डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे वो आंसर आपको देना है। बिल्कुल अर्पिता पांडे, बी आंसर सही है एसपी। अब तो बता कमला बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं यहां पे कैसे लगाऊं कि यहां पे अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको लगाऊं तो ये किस तरीके से बनेगा, कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताओ भाई। जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, किंगडम यहां पे क्या है, किंगडम यहां पे सबसे बड़ा है। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि यहां पे बड़े से छोटे की ओर चलना। डिसेंडिंग बड़े से छोटे की ओर चलना, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की ओर चलना। तो यहां पे सबसे बड़ा पार्ट कौन है, तो सबसे बड़ा पार्ट आपका किंगडम है। तो यहां पे देखो किंगडम किस में आ रहा है, किंगडम तो वही सब में ही आ रहा है। किंगडम के बाद में आपका फाइलम है, किंगडम फाइलम, तो फाइलम किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। और यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। किंगडम के बाद में फाइलम, फाइलम के बाद में क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस, जीनस के बाद में स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। अगर मेरे से अवरोही की जगह आरोही क्रम पूछ लेता, असेंडिंग ऑर्डर पूछ लेता, तो क्या आंसर होता, तो इसका उल्टा हो जाता। तो सबसे पहले क्या आती, सबसे पहले स्पीसीज आती, सबसे पहले स्पीसीज, उसके बाद जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो इस तरीके से आपका अवरोही और आरोही दोनों क्रम पता हो जाएंगे अगर मुझे ये चीजें पता हो। सबसे पहले क्या, फिर से याद रख लो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सारी क्या है, इस तरीके से आपका ऑर्डर बनता है। हाँ मेरे पीछे आंसर लिखे हैं सारे, ठीक है, इसलिए तो सामने से नहीं हट रहा हूं मैं। आगे बढ़े, अब आ जाओ, अब तो आंसर नहीं लिखे। अब पूछता है कि पांच जगत अरे हिंदी में ही है ये, पांच जगत प्रणाली यानी फाइव किंग क्लासिफिकेशन जो है आपका, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार क्या है। यानी इसको बांटा था, किस आधार पे बांट दिया इन्होंने। ऑप्शन आपके सामने है कि इसके न्यूट्रिशन की वजह से, इसके पोषण की वजह से इसको बांटा गया, उत्सर्जन की वजह से बांटा गया, श्वसन की वजह से बांटा गया, या इनके मूवमेंट की वजह से बांटा गया। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ कि यहाँ पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले कौन थे। अगर आपसे ऐसा पूछता तो आप बताते कि भाई वो थे आपके R.H. विटेकर, जिनका नाम क्या है, R.H. विटेकर, ठीक है। इन्होंने तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब यहां पे फाइव किंगडम में बताया क्या कि एक होता है आपका एनिमल, चलो मान लिया एनिमल होता है, एक होता है प्लांट, ये तो पहले से चला जा रहा है भाई, एनिमल, प्लांट। प्लांट के बाद में थ्री किंगडम आया तो उन्होंने ऐड कर दिया किसको, प्रोटिस्टा को। प्रोटिस्टा के बाद में क्या ऐड किया, फोर किंगडम आया, तो फोर किंगडम में मुनेरा को ऐड कर दिया। और फाइव किंगडम आया तो लास्ट में जो ऐड किया गया वो था आपका फंजाई। ये पांच किंगडम में आते हैं। अब मेरे से ये बोला गया कि ये किस आधार पे बांटे हैं भाई। हाँ, तो यहां पे किस आधार पे बांटे गए हैं, तो याद रखना इनको न्यूट्रिशन के बेस पर बांटा गया, यानी इनके खाने के बेस पे बांटा गया। यहां पे फाइव किंगडम को किस तरीके से बांटा गया, खाने के बेस पर बांटा गया है। यानी या तो वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉप होंगे, जो अपना खाना खुद बनाते होंगे, या फिर क्या होंगे, वो हेट्रोट्रॉप होंगे, जो अपना खाना यानी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ऑटोट्रॉप या फिर हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप जिसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप उसे कहते हैं जो दूसरे के खाने पर क्या करते हैं, नजर रखते हैं। हाँ, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्पिता पांडे, कमल प्रसाद, ए आंसर बिल्कुल सही है। सबका आंसर
सही आ रहा है? आप हो क्या बताओ प्लीज ना। यहाँ भाई कोई नहीं है यहाँ पे तुम्हारा, अगर नहीं है यहाँ पे सिर्फ आपके सामने पढ़ाई है। दूसरे को ढूंढने से बेटर है कि अपनी सक्सेस को ढूंढा जाए, तो सक्सेस पर ध्यान दो, बाकी सब पीछे आएंगे। ठीक है, ये बार बार कहीं कमेंट करके आप हो या नहीं हो, क्या करना है इसका भाई? नहीं भी हो तो भी क्या फ़र्क है, अगर है भी तो भी क्या फ़र्क है? तो फ़र्क उससे पड़ना चाहिए कि मेरे पास में सक्सेस है या नहीं। ये पूछो कि भाई सक्सेस तुम हो या नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो आपकी सक्सेस पर, यानी कि वो किस पर डिपेंड करेगी? आपकी मेहनत पर, और सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे मोटिवेशन दिया था उस पर, यानी खुद पर विश्वास पर। तो दूसरे पे क्यों बोलना कि है या नहीं है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वर्गीकरण के विभिन्न पद अनुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे सर्वाधिक संख्या पूछी है, सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पे समान लक्षणों की सबसे ज्यादा संख्या किसके अंदर होगी बताओ? किसके अंदर होगी? हाँ बिल्कुल, स्टडीज लाइव न्यूट्रिशन, अर्पिता पांडे, हाँ जी। आंसर दो इसका। कहता है जीन्स, ऑर्डर, फैमिली और किंगडम। तो सबसे ज्यादा संख्या किसके अंदर होगी? कमल प्रसाद ने सबसे पहले आंसर दिया है। भाई वेरी गुड कमल प्रसाद। अगर चीजों को समझना है तो आंसर भी उसी तरीके से देना होता है, इसे कहते हैं एक्यूरेसी। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किंगडम यहां पे सही आंसर होगा। कि समान लक्षण वाले सबसे ज्यादा जो जीव मिलते हैं वो आपके किंगडम में मिलते हैं, जो सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में यहां पे सबसे बड़ी इकाई क्या है? वो आपकी किंगडम है। और सबसे छोटा पूछा जाए या बेस पूछा जाए, आधार पूछा जाए, वो क्या है? वो स्पीसीज है। आंसर क्या हो जाएगा? वो स्पीसीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, सबका आंसर सही है। पारस यादव आर्मी स्टूडेंट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है सभी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्या कहता है? जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने दिया था? बहुत आसान। यहाँ पे आपका, मुझे लगता है इसका आंसर बहुत बार क्या, मैं जब स्टार्ट किया था उसी टाइम पे बता दिया था कि क्लासिफिकेशन आपका 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम है। 6 को हमें ध्यान नहीं देना, केवल 5 तक पढ़ना है, यही आपके कोर्स में है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले कौन थे? तो वो थे आपके ऑन कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी, RH विटेकर। जो आप बी के साथ में वो बिल्कुल सही हैं। पारस यादव, कमल प्रसाद, अर्पिता पांडे, श्री लाइव, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ड्रीम लैब टेक्नीशियन ने भी आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, हाँ जी, RH विटेकर बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है? यहां पे बोला गया है कि विटेकर ने यहां पे क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो हमारे पास में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में हमें यह बताना है कि कौन शामिल नहीं है। और अगर आपने पढ़ लिया होगा कि 5 किंगडम में कौन कौन आते हैं, तो आपको मालूम होगा कि कौन शामिल नहीं है। तो आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? कमल प्रसाद के आंसर आ चुका है डी आंसर। बाकी और लोग बताओ क्या आंसर होगा डी के आंसर के अलावा? ड्रीम लैब टेक्नीशियन ने बताया सी, अर्पिता ने बताया डी, बाकी पारस यादव ने भी ऑप्शन नंबर डी बता दिया। हरिओम का भी आ चुका है, प्रोटोजोआ ए आंसर ASP का। चलो देखते हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे विटेकर की बात करूं तो विटेकर ने क्या बताया था? जब हम 2 किंगडम की बात करेंगे तो आपको पता है कि भाई एक था एनिमल, एक था टाइगर यानी एनिमल, और दूसरा क्या है? दूसरा है प्लांट। ये 2 किंगडम की बात आती है। जब मैंने 3 किंगडम की बात करी तो इसमें एंटर क्या कर जाएगा? 3 किंगडम में आपका प्रोटिस्टा एंटर कर जाएगा। और यहाँ पे प्रोटिस्टा, यहाँ पे आप देखो एनिमल है, प्रोटिस्टा है। अब फंजाई की बात आती है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब 4 किंगडम आया तो प्रोटिस्टा के बाद में मोनेरा को ऐड किया गया, और मोनेरा के बाद में जब विटेकर आए तो विटेकर ने अपने में किसको ऐड कर लिया भाई? फंजाई को ऐड किया गया। कहीं पर आपको प्रोटोजोआ नहीं दिखाई दिया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि प्रोटोजोआ क्या है? ये फाइलम है, ये किंगडम नहीं है, ये फाइलम है। तो फाइलम जो होगा वो आपका यहां पे क्या है? प्रोटोजोआ है। ठीक है, और जो प्रोटिस्टा है यहाँ पे, सॉरी प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं तो प्रोटिस्टा के अंदर आता है। ये आपका किस में आता है? ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस प्रोटिस्टा के अंदर आपका प्रोटोजोआ आता है। ये बात आपको याद रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है अर्पिता पांडे। पारस का डी आंसर, अर्पिता पांडे बिल्कुल, स्टडी लाइव बिल्कुल, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 बताओ क्या कह रहा है? 8 कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन
गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अपने जटिल निवास स्थान में निवास कर सकता है। यानी जो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स हैबिटेंट्स होते हैं, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स का मतलब जो कहीं पर भी रह सकते हैं, वो कौन हो सकते हैं? यानी पृथ्वी पर सबसे पहले जो डेवलप हुआ, जिस कंडीशन में, हर कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो आपका उबलता पानी हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो आइस हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह, चाहे वो कितना भी गंदगी हो, हर जगह पर सरवाइव कर सकता है। वो यहां पे पूछा गया है, वो कौन हो सकता है? वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा या युग्लिनाम। तो इनमें से ऐसा कौन है जो हर जगह मिलेगा भाई, हर किसी के पास मिलेगा? क्या आंसर है? त्रिषा गुड इवनिंग। कमल प्रसाद बैक्टीरिया, कमल प्रसाद हरिओम ने जीवाणु बताया है, अर्पिता का बैक्टीरिया, श्री लाइव बैक्टीरिया, सभी का आंसर आ रहा है भाई। बंदरिया नहीं है कमल, बैक्टीरिया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, यानी जो हर जगह सरवाइव कर सके, तो वो क्या है? वो बैक्टीरिया है। और पृथ्वी पर भी सबसे पहले जो डेवलप हुआ था ना, वो भी कौन थे? वो ही भी बैक्टीरिया थे। किसी भी कंडीशन का मतलब, चाहे आपकी बर्फ हो, चाहे वो आपकी गैस हो, देखो आपको हर जगह बैक्टीरिया मिलेंगे, गैस के अंदर, आइस के अंदर, गर्म पानी भी कर लो, कहते हैं बैक्टीरिया मिल गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं तो उसके अंदर, यानी वो हर जगह सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप पारस ने भी बता दिया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है हमारा प्रमोशन, और वो प्रमोशन क्या कहता है कि अगर आप मैथ्स में कमजोर हैं और आपका मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है, यानी आप जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, और जीरो लेवल से स्टार्ट करने के लिए आपको एक बैच मिलना है, यानी कहते हैं ना कि हम मैथ्स से संघर्ष कर रहे हैं, हमारा जो स्ट्रगल चल रहा है वो आपका किससे चल रहा है? मैथ्स से चल रहा है। तो आप हमारे स्ट्रगल वाले यानी संघर्ष बैच से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस संघर्ष बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलनी है, वो तो मिलनी है। लाइव क्लासेस के अलावा और क्या मिलना है? तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो नोट्स प्रोवाइड कराने के अलावा भाई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देंगे। यहाँ पे आपको यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे, जो नहीं आता है वहाँ से, और जो आपका आने के बाद में उसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, यानी जो इसका आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा क्लासेज जो रहेंगी वो बाइलिंगुअल रहेंगी। जिसको हिंदी से दिक्कत है वो इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो आपको इंग्लिश में भी मिलने वाली है, और जिसको इंग्लिश से दिक्कत है हिंदी में पढ़ना चाहता है, आपको दोनों में लैंग्वेज में क्लासेस मिलने वाले। और सबसे बड़ा यानी डाउट जो रहते हैं, सबसे ज़्यादा आपके डाउट रहते हैं, और आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, जिसमें भी सबसे ज़्यादा जो डिमांड की जाती है वो आपके ऑनलाइन क्लास में डाउट क्लासेस की जाती है, तो आपको वो भी प्रोवाइड होने वाली हैं। और यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड करना चाहते हैं कि सर यहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन भी करेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ में संघर्ष बैच में जुड़ता है तो यहाँ पे यादवेंद्र सर के अंडर गाइडेंस, यानी गाइडेंस मिलती रहेगी। वो यहाँ पे आपको कॉल कर करके पता करता रहेंगे कि आपने कितना, यानी इस बैच में आपको क्या दिक्कत है, इस बैच में आपको जो संघर्ष या फिर कह सकते हैं आपका जो डाउट है, आपको किसी टॉपिक में डाउट है, वो सारी चीजें यादवेंद्र सर के गाइडेंस में रहेंगी। वो आपको खुद से कॉल करेंगे। इस चीज में ये नया ऐड हुआ है। इसके अलावा ये जो बैच है ये केवल आपको 199 रुपये में मिलने वाला है, 200 रुपये से भी कम, यानी 199। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है आपका क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? अब यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात आ रही है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है? तो आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी है भाई, हमारा शरीर है, इस शरीर को भाई कैल्शियम भी चाहिए, सोडियम भी चाहिए, इसको आयरन भी चाहिए, इसको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, तो किसी ना किसी के थ्रू ये चीज़ें लेता रहता है। ठीक है, तो जब बॉडी को ये सारी चीज़ें चाहिए तो भाई प्लांट भी तो डेवलप हो रहे हैं, प्लांट भी तो ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसे भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पे उसको जो चीज़ें मिल नहीं पाती हैं वो आपकी क्या है? वो है आपकी नाइट्रोजन, जो आपकी मिट्टी के अंदर यानी हमारी सॉइल में जो मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स में जो कमी है वो नाइट्रोजन की कमी है। अब इस नाइट्रोजन को लाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट तो नहीं मिलेगी, तो इसके साथ में कोई ना कोई हाइड्रोजन का तत्व मिल जाए, यानी जिसे कहते हैं अमोनिया। अगर अमोनिया के रूप में आ जाए तो अमोनिया के रूप में यानी अमोनिया में जब बदल जाए तो प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को नाइट्रोजन फिक्सिंग कहा जाता है। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है जो आपको यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। ऑप्शन आपके सामने है कि वो साल्मोनेला है, राइजोबियम है, कोलाई है, या आपका स्यूडोमोनास है। तो कौन सा है? ऐड बहुत आते हैं, बताइए
एएसपी का आंसर आ रहा है सी। 9 का पीयूष राज का जय हिंद भाई पीयूष राज, कमल प्रसाद का बी आंसर है। और इसके अलावा अर्पिता पांडे ने बी आंसर दे दिया है। सभी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप कि राइजोवियम है जो क्या है, बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। और आपसे अगर ये पूछा जाए कौन सी फसल है जो यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम होता है, तो वो याद रखना, वो फसल है आपकी जो दालें होती है यानी पल्स होती है, उसे कहते हैं दलहनी फसल। तो राइजोबियम जो मिलता है वो आपका दलहनी फसल के कारण भी मिल जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है पीयूष राज, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कहता है, ये मुझे लगता है सभी को पता होगा कि भाई ये नॉर्मली हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई दूध को दही में बदलना है। और जब दूध को दही में बदलना हो तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदलता है, यानी किण्वन के द्वारा, यहाँ पे किसके द्वारा। ऑप्शन आपके सामने है स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी कहता है विब्रियो, सी है आपका लैक्टोबैसिलस और डी आपका स्पिरिल्ला। तो ऐसा कौन सा है जो दूध को दही में बदलता है। मुझे लगता है इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बचपन से जो चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं वो चीज़ें मुझे लगता है गलत नहीं होनी चाहिए। और आंसर आ चुका है कमल प्रसाद का सी, पारस का आंसर सी है और अर्पिता का आंसर हाँ जी दलहनी क्रॉप है, उसका आंसर स्टडी लाइफ। लैक्टोबैसिलस एएसपी ने बता दिया सी। तो जो लोगों ने सी आंसर दिया है सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही में बदलने का काम करता है। और आपने देखा होगा भाई, रोजाना आप चीज़ें देखते होगे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूध को कहाँ रख देते हैं, यानी उस पर कुछ चीज़ें दही की मात्रा डाल देते हैं और उसको कहीं ना कहीं ढक के यानी गर्म जगह पर रख देते हैं। रखने के बाद में क्या होता है, सुबह देखते हैं वो टाइट टाइट सा दिखता है, यानी तब क्या दही में बदल चुका होता है। हाँ भाई एएसपी सी आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो यहां पे कहता है कि इसमें से, यानी हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में बताना है कि किस समूह में बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र, एक कोश की जीव समाविष्ट है। इसका मतलब सीधी सीधी इतनी सी बात है कि जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसके अंदर पाई जाती हैं वो कौन सा संघ है, वो कौन सा फाइलम है, वो बताना है। भाई पीयूष राज, थोड़ा सा इसको देख लो, पढ़ लो क्या लिखा है, तब मुझसे बोलना, ठीक है। मैं उस चीज़ को पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर अपनी तरफ से आप उसको पढ़ लो, पढ़ने के बाद में मुझे बताना, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने बताया था, शुरुआत में ही बोल दिया था कि आपकी जो कोशिकाएं होती है यानी सेलुलर जो होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक में बांटा गया, किसको बांटा गया, अपेस मोनेरा को। किसको बांटा गया, मोनेरा को। कौन सा संघ है, वो है आपका मोनेरा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। भाई प्रोटिस्टा नहीं है, फंजाई नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। हाँ भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे बात आती है कि पहला प्रकाश संश्लेषी, यानी जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके अंदर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस देखने को मिली, वो कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन पूछा जा रहा है। यानी पृथ्वी के अंदर ऐसा ऐसा पदार्थ या फिर ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर, यानी ऐसा जीव जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर सबसे पहली बार फोटोसिंथेसिस देखने को मिली। ऑप्शन आपके सामने, साइनोबैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, हरित शैवाल, जीवाणु। तो वो कौन सा है, कोई बात नहीं है। पीयूष राज बी आंसर, कमला प्रसाद, अर्पिता पांडे बी, पारस यादव का ए, कमल प्रसाद फिर से ए, ब्रायोफाइटा बता रहे हैं, हरिओम यहाँ पे। बाकी चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि पहला, यानी ऐसा पहला जीव था जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जो कि आपके सामने अगर आप देखना चाहते तो वो यहाँ भी लिखा हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया है। इसके अंदर क्या मिला, इसके अंदर पहली बार में क्या मिला, पहला फोटोसिंथेसिस देखने को मिला, यानी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला कौन था, साइनोबैक्टीरिया था। अब इस साइनोबैक्टीरिया में एक आता है आपका क्या, बीजीए। अब ये क्या है, बीजीए क्या है, ये है आपकी
एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। तो सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस मिला वो नील हरित शैवाल के अंदर देखने को मिला। और यहां पे बोला जाए ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला, वो आपका किसके अंदर आता है? साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है। ठीक है, गलत हो गया? हाँ जी, गलत तो होगा ही, और डिलीट भी कर लिया। मेरा सही था सर, ठीक है, कमल प्रसाद का सही था। अर्पिता पांडे ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में बोला जा रहा है जो बेसली होता है, यानी बेसली क्या है? एक बैक्टीरिया है, और इसके पास में क्या होता है? ये क्या किस टाइप का होता है? इसकी शेप क्या होती है, ये पूछा जा रहा है। तो बताओ कैसी शेप होती है? ऑप्शन आपके सामने है कि भाई वो रॉड टाइप के होता है, यानी छड़ के टाइप का होता है। बी कहता है कोमा के आकार का होता है। सी कह रहा है स्फेरिकल होता है। और डी कहता है यहाँ पे कोइल्ड यानी कुंडलित आकार का होता है। तो कैसा होता है? ये मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो। क्या? अच्छा, तुम्हें नहीं पता है? ऐसा करेंगे, अब की जो एग्जाम आएंगे तो एग्जाम में तुमसे पूछ के बनाएंगे कि तुम्हें जो पता है ना वही क्वेश्चन रखे जाएं, तुम्हें नहीं पता है तुमसे ना पूछें। इसका आंसर तो चलो, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पूछूं। देखो, जो वेस्ली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये है आपका वेस्ली, ये आपको दिख रहा है ये इस जगह पे। ठीक है, मैंने इसी वजह से यहाँ पे फोटो दिखाई है। तो यहाँ पे जो बेसली होता है ये आपका एक टाइप का बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया की जो शेप होती है ना, वो शेप कैसी होती है? वो रोड टाइप दिख रही होगी, आपको दिख रही होगी। इन तीनों में सबसे ज्यादा शेप जो है वो कैसी दिख रही है? ये वाली जो है ना, वो छड़ के टाइप की दिख रही है भाई, रॉड के टाइप की दिख रही है। तो आप देखो ये बैक्टीरिया जो है रॉड के टाइप का दिख रहा है। लेकिन इसको देखो ये स्फेरिकल फेस में है, और इसको देखो ये स्पाइरल फेस में है, यहाँ पे यानी स्पाइरल शेप में है। तो आप इन चीजों को देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे समझ में आएगा। कोकाई जो होता है वो स्पेरिकल होता है, और जब आपका स्प्रिल्ला होता है वो स्पाइरल होता है, और बेसिली जो होता है वो रॉड टाइप का होता है। आया समझ? नहीं आया ये समझ नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? और अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा ना कि सर मुझसे नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा ना, मोटिवेशन पढ़ लेना। सबसे पहला मोटिवेशन यही है कि खुद पर अगर ट्रस्ट हो ना तो सपने भी पूरे हो सकते हैं। अगर खुद पर ट्रस्ट है ना तो बायो भी सीख सकते हो, मैथ्स भी सीख सकते हो, जीएस भी सीख सकते हो। ठीक है, क्यों सीखना है? क्योंकि कंपटीशन को फाइट करना है। और अगर कंपटीशन को फाइट नहीं किया तो सक्सेस कैसे मिलेगी? तो सक्सेस को पाना है तो बायो को भी सीखना है। किसको भी सीखना है? मैथ्स को भी सीखना है। और मैथ्स सीखना है तो भाई संघर्ष बैच लाया जा रहा है। बायो सीखना है, ये आपको रोजाना शाम को 6 बजे मिल ही रही है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान दो कि किसी आपके लिए इतनी मेहनत अगर यहाँ पे की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि आप उन चीज़ों को सीख पाओ। ठीक है, इसलिए की जा रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो दोबारा से देखो उस चीज़ को, दोबारा से पूछ लो, नहीं आया है तो यहाँ पर उन चीज़ों को क्या किया जाएगा? उन चीज़ों को यहाँ पे और अच्छे से आपके लिए कैसे ना, अगर मान लो इस वीडियो में नहीं आया समझ में, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ जब क्लास खत्म हो जाए ना आप अपने डाउट लिख के भेज दो, उस पर अलग से मैं क्लास बना दूंगा। कोई भी किसी भी चीज़ पर आपको डाउट आता है, इस क्लास में नहीं समझ में आया, तो मैं उसको अलग से पूरी उस पर डिटेल्ड जो होता है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के साथ में मैं उसके साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अगर आप पूछोगे तो, लेकिन पूछना नहीं चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ही पता है, मुझसे ही पूछो। हाँ ठीक है, तुमसे ही पूछ रहे हैं। ठीक है, दाढ़ी मस्त है किसकी भाई? मेरी? आगे आ जाओ चलो। इसका आंसर क्या है? इसका तो बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला पाया जाता है, यहाँ पे ये गलत लिखा है, इसका मतलब है फ्लैजिला होता है। अब यहाँ पे फ्लैजिला क्या होता है? यानी फ्लेजर लिखा है, कल कहोगे फ्लेवर लिखा है, कहीं कहोगे फ्लेवर लिखा, क्या क्या लिखा है यहाँ पे? ये याद रखना कि यहाँ पे जो लिखा है वो फ्लैजिला लिखा है। ठीक है, ये फ्लैजला होता है। भाई फ्लैजला क्या होता है? माइंड में आ रहा होगा ये सब, फ्लैजला क्या होता है? केवल एक सिरे पर फ्लैजला पाया जाता है। भाई फ्लैजला भी तो बताओ कि फ्लैजला होता क्या है। तो याद रखना कि जब जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनके पास में हेयर लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा चीजें जो मिलती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। भाई कैसे मदद करेगा ये भी पढ़ लो, कैसे मदद करेगा। तो आप ये चीज देख पा रहे हो ना, ये क्या है? ये आपका कोई बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया में जो थ्रेड टाइप का ये दिख रहा है ना, ये क्या है?
इसे कहते हैं हम क्या, फ्लैजला। तो इसे हम फ्लैजला कहते हैं। ये आपका धागे की तरह दिख रहा है। ये करेगा क्या, ये इसको सिकोड़ेगा और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसके अंदर मोबिलिटी आएगी, यानी इसके अंदर गतिशीलता आएगी, एक जगह से दूसरी जगह पर बढ़ेगा। तो देखते हो ना, तो यहाँ पे जब इनको देखोगे ना, बैक्टीरिया चलते हैं ना, पूंछ टाइप से चलते रहते हैं। पूंछ टाइप से कैसे चल पा रहे हैं, यानी इसको सिकोड़ते हैं और आगे वाली चीजों को आगे लेके जाते हैं। कैसे, क्योंकि इसकी वजह से, फ्लैजला की वजह से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब होता क्या है कि अगर एक सिरे पर लगा दो, भाई अगर एक बाल है, ऐसे समझ लो कि अगर ये एक बाल है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक का मतलब होता है मोनो। क्या होता है, मोनो होता है। अब इसमें देख लो कहां पर मोनो है, तो आप देख लो एक का मतलब मोनो है और मोनो का आगे लिखा है ट्राइकस, तो इसे क्या कहते हैं, मोनो ट्राइकस कहते हैं। जिसके पास में यानी एक सिरे पर, एक पोल पर फ्लैजला पाया जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे मोनोट्राइकस कहा जाता है। अब बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे का मतलब आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसके एक सिरे में कई सारे आपके फ्लैजला मिल रहे हैं, तो वो क्या है, वो लोफोट्राइकस है। और यहाँ पे एम्फीट्राइकस क्या है, उसके दोनों पोल पर मिल जाएं, दोनों जो ध्रुव हैं, दोनों जो पोल हैं, वहां पर क्या मिले, वहां पे आपके फ्लैजला मिल जाएं कई सारे, और पूरे ही शरीर में मिलेंगे तब क्या बोलेंगे, तब उसे बोलते हैं पेट्रीटाइकस। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, वही मैंने बोला, फ्लैजला हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द लोकोमोटिव ऑफ अ सेल। तो इसका मतलब है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मोबिलिटी प्रदान करता है, मोबिलिटी यानी आगे बढ़ाने में मदद करता है, हेल्प करता है। आए समझ। अर्पिता पांडे का बी आंसर सही है। स्टडीज लाइव, रूबी गौतम बिल्कुल सही है, पीयूष राज भी बिल्कुल, सबके आंसर सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है, 15 कहता है यहाँ पे एशरिकिया कोलाई। ठीक है, यहां पे लिखा है एशरिकिया कोलाई, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। अब ये मैं अगर यहां पे बोल दूं कि ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है, मैंने आंसर ही दे दिया, छोड़ो। यहां पे बात करते हैं कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे ई कोलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया मिलता है जो क्या है, वो ई कोलाई है। ठीक है, ये करता क्या है, ये वेस्टेज को, यानी आपके अंदर जो वेस्टेज होती है उसको खत्म करता है, उससे मिलता है। अब मैं अगर मैं बोलूं कि आपके शरीर में अगर ई कोलाई की दिक्कत आ जाए या ई कोलाई खत्म हो जाए या मिले ही ना, तब क्या होगा, वो चीज होगी जो आप सुबह करते हो। ठीक है, मतलब भाई यहाँ पे पूरे दिन फ्रेश होते रह जाओगे। अगर आपके अंदर क्या हो, अगर आपके अंदर ई कोलाई की कमी आ जाए तो पूरे दिन फ्रेश होते रहोगे, उसे कहते हैं दस्त लगना। ठीक है, तो जो मनुष्य की आंत के अंदर पाया जाता है, यहां पर कहेंगे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो इंटेस्टाइन में ई कोलाई पाया जाता है, जो क्या करता है, हमारे यहाँ से कह सकते हैं ना, उनके मिनरल्स को खींचता है, मिनरल्स को खाता है, वहां से जो इसे मिनरल्स मिल जाते हैं। अब ये इन चीजों को खा लेता है, फिर क्या होता है, तो यहाँ पे, हाँ भाई ह्यूमन इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो आपके आंत के अंदर पाया जाता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होगा, तो वो सारी चीजें आपके पानी के रूप में बाहर निकल जाती हैं। अगर ये बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे ई कोलाई जो होगा, वो ई कोलाई वहां से वाटर को एब्जॉर्प्शन कर लेता है, जिससे क्या होता है, आप सुबह अच्छे से फ्रेश हो पाते हो। ठीक है, तो वो आपका कौन सा है, कौन सा बैक्टीरिया है, वो आपका ई कोलाई है, जो आपके ह्यूमन के अंदर पाया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो मोनेरा मोनेरा से संबंधित नहीं है, इतना याद रख लो। ऑप्शन आप क्या कहता है भाई, मोनेरा के अंदर क्या क्या आता है, तो भाई बैक्टीरिया आते हैं। मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं। अगर बैक्टीरिया आ रहे हैं तो मैं अगर ये कहूँ कि बैक्टीरिया, तो ऑप्शन नंबर ए ये संबंधित नहीं है, हमसे पूछा है नहीं है, तो भाई ए तो हमारा सही है, क्योंकि ये तो बैक्टीरिया मोनेरा में होता है। और मैं अगर कहूँ साइनो बैक्टीरिया भी तो आपका बैक्टीरिया ही है, साइनोबैक्टीरिया भी तो आपका बैक्टीरिया ही है, तो ये भी क्या है, ये भी तो मोनेरा के अंदर है। और अगर मैं ये कहूं कि माइकोप्लाज्मा क्या है, ये माइकोप्लाज्मा भी आपका क्या है, ये भी बैक्टीरिया ही है। तो इसका मतलब मेरे पास में एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, यानी डायटम जो है यहाँ पे मोनेरा से संबंधित नहीं है। जिनका आंसर, हाँ नेट को फीवर हो गया, नहीं नेट को फीवर नहीं, नेट के पास में ई कोलाई खत्म हो गया है, इसलिए उसके पास में 10 लग गए। बी आंसर, बी आंसर, हाँ सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी बताना पड़ेगा, ये मैंने पढ़ा दिया, क्या है ये,
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, द्विनाम पद्धति की बात करते हैं। यहाँ पे जो दो नाम रखे जाते हैं उन दो नाम किसने प्रस्तुत किए थे वो आपका यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। और मुझे लगता है ये आंसर तो आपको बता देना चाहिए तुरंत ही। ठीक है, क्या आंसर होगा 16 का आंसर, भाई 17 का आंसर बताओ। एएसपी का आंसर बता रहा है, एएसपी ने डी बताया है, बाकी और लोग बताओ। जब मैं द्विनाम पद्धति की बात करता हूँ, मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूँ तो ह्यूमन में आप देखते होंगे कि एक बर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, या फिर एक नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं होमा या होमो सेपियंस। ठीक है, और कौन सा होता है, और होता है आपका मैंगो। मैंने बोला आम, तो आम का भी तो साइंटिफिक नेम होता है। आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, अगर बोले जाए तो इसे कहेंगे मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका होता है। और इसके अलावा तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था, हमने मटर के बारे में पढ़ा था, मटर के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या होता है, पाइसम सटाइवम। तो ये क्या है, ये सारे साइंटिफिक नेम है। और साइंटिफिक नेम में आप एक चीज देखना कि इनका जो पहला वर्ड होगा वो तो कैपिटल है। ठीक है, इसका जो वर्ड है वो कैपिटल है, और इसका जो पहला वर्ड है वो क्या है, वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसका और नियम है कि ये किस में लिखे जाते हैं, ये इटैलिक में लिखे जाते हैं। और इटैलिक क्या होता है, इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा ये तिरछे लिखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके बाइनोमिकल, ये आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है इसके क्या है, कंडीशंस हैं। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना होमा, ये होमा या होमो मैग्नीफेरा, ये पाइसम, ये भी तो नाम होंगे। ये किसके नाम है, ये बताते हैं कि आपका जीन्स क्या है, आपका जीनस क्या है, यानी वंश क्या है। ये वंश को बताते हैं। ये किसको बताते हैं, ये वंश को बताते हैं। और ये आपका सेपियंस इंडिका सटाइवन जो लिखा हुआ है ये किसको बता रहे हैं, ये उस वंश के अंदर आने वाली स्पीसीज को बताते हैं। किसको बताते हैं, ये स्पीसीज को बताते हैं। और स्पीसीज का मतलब क्या है, स्पीसीज का मतलब है उसकी जाति को बताते हैं। ठीक है, अब ये चीजों को करने वाले कौन थे भाई, द्विनाम पद्धति देने वाले कौन थे, वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कैरोलस लीनियस। क्या नाम था उनका, कैरोलस लीनियस। हाँ भाई, मेंढक का राणा टिग्रीना, हाँ मैग्नीफेरा इंडिका बिल्कुल सही है। मैं आपका मैंगो का है कमल प्रसाद कैरोलस लीनियस, हाँ कैरोलस लीनियस बिल्कुल आंसर सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ये तो वही सेम क्वेश्चन है, पूछा गया है, ये भी आपका 2021 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, बाकी आपका आंसर वही होने वाला है कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो एंजल कैब्रेरा, एलेक्सिस कैरेलल, जॉर्ज कैली और कैरोलस लीनियस। तो आंसर तुरंत ही बता दोगे कि भाई आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, हाँ सभी का आंसर सही है। नमस्ते रतन बाबू भाई, बाबू भैया आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कहता है, सिस्टमा नेचुरी की बात करता है। सिस्टमा नेचुरी एक बुक है। देखो एक चीज याद रखना कि कोई भी, जितने भी आपके वैज्ञानिक होते हैं किसी भी चीज पर स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने के बाद में क्या होता है, स्टडी करने के बाद में वो अपनी चीजों को क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, एक टाइटल के नाम से उनको पब्लिश कराते हैं। तो टाइटल को जब पब्लिश कराते हैं तभी तो सभी चीजों, सभी लोगों को पता चलता है कि ये स्टडी हुई है। आई एम न्यू स्टूडेंट, हाँ भाई रतन बाबू, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइएगा। उनको भी बताइएगा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको रोजाना रेलवे की क्लास मिलती है, जिसमें मैं आपको यहाँ पे शाम को 6 बजे साइंस की क्लासेस में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। आज आपका 7वां वीडियो है जो कि आपके चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, और चैप्टर वाइज सीरीज में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, हाँ भाई नमस्ते, सभी इनका वेलकम कर दो भाई जितने भी साथी हैं। तो यहाँ पे मैं सिस्टमा नेचुरी की, यानी मैंने क्या बताया कि जब भी कोई भी आपका टाइटल से बुक आती है तो उसका मतलब है कि उसने अपनी किसी भी वैज्ञानिक ने अपनी यहाँ पे स्टडी को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो पब्लिश की जाती है। तो वो किसने पब्लिश की थी ये बात की जा रही है, तभी यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जॉन रे अरस्तु और कैरोलस लीनियस हैकेल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस जो आपके टैक्सोनॉमी के अंदर मोस्टली आपका कहते हैं ना, टैक्सोनॉमी का इंट्रो पार्ट जो है ये केवल वही है।
टैक्सोनॉमी चैप्टर जो है वो बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि टैक्सोनॉमी में जो पहला पार्ट है ये केवल आपका इंट्रो पार्ट है, और इस इंट्रो पार्ट के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या ऐड होता है, इसको दिया किसने था, इनकी बुक क्या थी, यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में बात की। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो आपके कैरोलस लिनियस, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो इन्होंने जंतु जगत को 2 पार्ट में बांटा, जिसे हम आज के टाइम पे बॉटनी जूलॉजी कहते हैं, प्लांट और आपके प्लांट के अलावा प्लांट और एनिमल के बारे में बात करते हैं। वो कौन थे, वो अरस्तु थे। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी की बात की जाए तो वो कौन थे, वो भी आपके अरस्तु थे। फादर ऑफ आपके बॉटनी की बात की जाए तो वो 3 एपरेस्टस थे। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें आज के चैप्टर में पढ़ी हैं। तो ये चैप्टर आपका टैक्सोनॉमी जो है ये आपका टॉपिक अच्छा टॉपिक है, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर को हम 2 से 3 क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो पहली क्लास आपकी यहाँ पे मैंने केवल इंट्रो पार्ट दिया है, इसके बाद में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि हमें यहाँ पे किस तरीके से उन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारा यहाँ पे संघर्ष बैच आने वाला है, जो आपका मैथ्स से रिलेटेड है, जो मैंने आपको बता दिया है कि 199 रुपये में आपको अपने मैथ्स को मजबूत करना है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि RO ARO की क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी यहाँ और इसके अलावा ज्योग्राफी के अलावा यहाँ पे हिस्ट्री की क्लासेस हैं जो आपको अखिल सर के द्वारा पढ़ाई जाती हैं। तो आप इन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, इन क्लासेस को भी पढ़ सकते हो। अगर आप अच्छी तैयारी यानी UPPCS के अलावा UPPCS तक की तैयारी करना चाहते हो तो आप इन क्लासेस से जुड़ सकते हो। रेलवे की क्लासेस से पढ़ना चाहते हो तो शाम को 6 बजे से लेके आपकी 10 बजे तक क्लासेस जो चलती है वो आपकी रेलवे की क्लास चलती है। और इसके अलावा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके सामने है कि हम इस बैच में आपको बहुत अच्छे लेवल से, यानी 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और 0 लेवल से बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, यानी एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, और क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू रूबी, अर्पिता पांडे, ASP स्टडीज लाइव। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपका डोप मतलब नशेड़ी। डोप क्लासेस का मतलब क्या है, नशे वाली क्लास। ये तो नशेड़ी वाली बात आ गई। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ये क्लासेस जो है वो आपको रोजाना मंडे से सैटरडे मिलती हैं, और आपको पता है कि आज सैटरडे है। इसके बाद में जो क्लासेस मिलेगी वो आपको मंडे को मिलने वाली हैं, तो मंडे को क्लास को आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।